आई लव यू भगत सिंह, आई लव यू भगत सिंह, आई लव यू भगत सिंह, आई सैल्यूट यू भगत सिंह, आई सैल्यूट यू भगत सिंह। जय हिंद। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बस यही निशा बाकी होगा। जी हाँ, हम मना रहे हैं 80वां स्वतंत्रता दिवस और देश इस जश्न में पूरी तरह सरोबार है, पूरी तरह जश्न में डूबा हुआ है। और यही नहीं, बाहर विदेशों में भी जहाँ भारतीय रहते हैं, भारतीय मूल के लोग रहते हैं, वो भी इस स्वतंत्रता दिवस को जो है बड़े मज़े से, बड़े स्वतंत्रता, बड़े जश्न के साथ इसको मना रहे हैं। लेकिन ऐसे में याद आती है उन अमर शहीदों की, उन बलिदानियों की, जिन्होंने इस राष्ट्र की जंजीरों को तोड़ने के लिए, जंजीरों को काटने के लिए अपने वो बलिदान कर दिया, अपने को आहूत कर दिया। और उनकी यादों को आज भी हम लोग ताज़ा कर रहे हैं जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उनकी याद में अपना जीवन ही समर्पित कर दिया है। ऐसा ही जीवन समर्पित करने वाले वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट के संस्थापक विजयकांत चौहान हैं, जिनको जूनियर भगत सिंह के नाम से जाना जाता है। उनको दिखाना चाहूँगा। उनकी बाइक है, पूरी तरह से ये रंग दे बसंती चोला की याद दिला रही है ये बाइक। और इसमें सरदार भगत सिंह जी की जो है उन्होंने प्रतिमा रखा हुआ, लगाया हुआ है। इस पर अपनी यात्रा करते हैं। बहुत नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। ये वो पिक्चर है जब सरदार भगत सिंह जेल में थे और फांसी के पहले की जो है ये तस्वीर है। माता, भारत माता की पिक्चर इसमें लगी हुई है, शहीद भगत सिंह की पिक्चर लगी है, चारों तरफ से इस तरह से पिक्चर लगाई है। और हाल फिलहाल में हम मौजूद हैं सहारनपुर के भारत माता चौक पर। और भारत माता चौक पर यह प्राचीन गो मंदिर है, गाय का मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे गौशाला भी है, उसका संचालन होता है। साथ साथ यहाँ पे जो पक्षी होते हैं, जो पशु होते हैं, जो घायल अवस्था में आते हैं, उनको भी यहाँ पे इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाती है। आप देख सकते हैं हाल फिलहाल में जो है जिस तरह से जो है आज़ादी के जश्न में ये मंदिर को सजाया गया है, वास्तव में देख के लगता है कि आज हम खुद का एक बड़ा प्रोग्राम जैसे घरों में होता है उस तरह का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। ऐसी आज़ादी के इस समारोह को जो है इस मंदिर में पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, साफ़ सफाई की जा रही है। और मैं पूरा दिखाना चाहूँगा। हमारे साथ में विजयकांत चौहान जी भी जुड़ चुके हैं। जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस पवित्र पर्व की। जय वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप? हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका स्वागत है हमारे छोटे से प्रांगण में। जी जी। तो आज इनसे ही बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने का पूरा प्रयास करेंगे विजयकांत जी के जीवन की, कैसा जीवन इन्होंने अब तक जिया है और जूनियर भगत सिंह अपना नाम रखा है। क्या जूनियर भगत सिंह बनने का वो सपना साकार कर रहे हैं? भगत सिंह के जीवन को सारा जो उनका सपना था, जो आज आज़ाद भारत में देखा जाना चाहिए था, क्या भगत सिंह जी ऐसे जूनियर भगत सिंहों के रूप में अपने उस साकार को, सपने को साकार होते देख रहे हैं? पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए बैठ। स्वागत है आपका। आपको शायद याद होगा कि लाल चौक पे तिरंगा फहराने के लिए चैलेंज दिया गया था। 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। सहारनपुर का एक जवान जो खुद को जूनियर भगत सिंह के नाम से बताता था, मैं जूनियर भगत सिंह हूँ, उसने तिरंगा उठाया और बाइक पे सवार होकर पहुँच गया सीधा कश्मीर में। और रावी नदी में बाइक भी डूब गई और सेना के जवानों ने उसमें हेल्प की। और हेल्प करने के साथ साथ जो है इसमें सेना के जवानों ने उनकी बाइक को बाहर निकाला और यहाँ से बाइक छोड़कर लाल चौक तक पैदल पहुंचे और जाकर तिरंगा लहरा दिया। मैं बात कर रहा हूँ विजयकांत चौहान की। विजयकांत चौहान जी से बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानने का पूरा प्रयास करेंगे क्या भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए आप जूनियर भगत सिंह बने। आपका फिर से बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। वंदे मातरम। आपने अपना नाम तो रख लिया जूनियर भगत सिंह। क्या लगता है कि जो है विजयकांत चौहान अभी जिंदा है? मैंने अपना नाम नहीं रखा। जब जवानी के जोश में पूरी उमंग के साथ हम भारत माँ की सेवा के लिए और देश के अंदर जो युवाओं के अंदर एक निराशा थी
उस निराशा को आशा के किरण में बदलने के लिए शहीद आजम सरदार भगत सिंह 4 जुलाई 2004 को मेरे सपने में आए। पानी 4 जुलाई 2004 को उन्होंने सपने में आके मुझे झकझोरा और ललकारा और मुझे वार्निंग दी कि विजयकांत चौहान, तुम कैसे क्रांतिकारी हो। मैं भगत सिंह शहीद आजम इस राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाते हुए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया और अपने देश के लिए मैं बलिदान हो गया। आज तुम्हारे सहारनपुर के अंदर एक नेता जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम का विरोध करता है और हमें ललकारता है, हमें चुनौती देता है, क्या इस देश के अंदर राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना अपराध हो गया? असंख्य बलिदानी वीरों ने राष्ट्रगीत को गाते हुए सीने पे गोलियां खाई, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम कर भारत माँ की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। तो ऐसे देश के अंदर हम जैसे नौजवान जब तक जिंदा हैं तो ऐसे युवाओं को वंदे मातरम विरोधियों का बहिष्कार करना चाहिए, उनके खिलाफ जन आवाज को बुलंद करना चाहिए और युवाओं को जागरूक करना चाहिए और पूरे देश में चला देना चाहिए मिशन वंदे मातरम। जब तक इन वंदे मातरम विरोधियों का राजनीतिक सूर्यास्त नहीं होगा तब तक मिशन वंदे मातरम चलता रहना चाहिए और ये गांव गांव, गली गली, चौक चौराहों, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में चलता रहना चाहिए। उसी दिन रात को ये था कि 3 बजे के करीब जब सपना आया, मैं सारी रात चैन से सो नहीं पाया और लगातार 1.5 घंटे तक मैं करवटें बदलता रहा। मुझे ऐसे लगा जैसे शहीद आजम सरदार भगत सिंह मेरे अंग संग खड़े हैं और मुझे बार बार ललकार रहे हैं, मुझे चुनौती दे रहे हैं, मुझे चेतावनी दे रहे हैं। अगर आज वंदे मातरम के विरोधियों का विरोध नहीं हुआ तो आने वाले कल में हम अपने इस देश की विरासत को बचा नहीं पाएंगे, इस देश की संस्कृति को बचा नहीं पाएंगे। शहीदों ने जो इस अखंड भारत का सपना देखा था, नशा मुक्त भारत का सपना देखा था और भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त भारत बनाने का जो सपना देखा था, वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इस देश के अंदर दोबारा अराजकता फैल जाएगी, भ्रष्टाचार फैल जाएगा। गोरे अंग्रेज चले गए लेकिन काले अंग्रेजों का पुनः राज हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मुझे चेतावनी भरे स्वर में कहा, विजयकांत उठो, चला दो घर घर, गली गली, गांव गांव, चौक चौराहे पर मिशन वंदे मातरम। और उसी वक्त एक नारा बना था कि वो वक्त, वो लम्हे कुछ अजीब होंगे, दुनिया में हम खुश नसीब होंगे, गूंजेगा नाम वंदे मातरम मिशन का दुनिया में, जब फांसी पर झूलते हम क्रांति वीरों के शरीर होंगे। अरे मांगेगा मौत की भीख वो जल्लाद देशद्रोही गद्दार, जब हर हिंदुस्तानी दिल में मिशन वंदे मातरम एक चिंगारी के शोले भड़क उठेंगे। और 4 जुलाई 2004 को ही मैंने घोषणा की रात्रि में कि आज दोपहर 12 बजे हम नुमाइश कैंप सुंदर मंदिर चौक पर वंदे मातरम विरोधियों की अर्थी यात्रा निकालेंगे। मुझे उस वक्त बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि वंदे मातरम एक ऐसी चिंगारी है जो कभी भी युवाओं के अंदर जब भड़कती है तो शोला और तूफान बन के बड़े बड़े देशद्रोहियों को खाक कर देती, राख कर देती है। जैसे ही हमने घोषणा की 8:30-9 बजे उस वक्त बल्क मैसेज चलते थे, मैंने बल्क मैसेज पर यहाँ के सारे पत्रकारों को, अपने युवाओं को सूचना दी कि मैं आज दोपहर 12 बजे नुमाइश कैंप के अंदर वंदे मातरम विरोधियों का पुतला फूकूंगा, उनकी अर्थी जलाऊंगा, उनको दफनाऊंगा मिट्टी के अंदर। और उसी वक्त एक नाम हुआ मिशन वंदे मातरम, जो नामकरण शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने ही किया था। और 4 जुलाई 2004 को ही क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह मंच के नाम के द्वारा हमने इस अभियान को गांव गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया। और शहीद आजम जी का मेरे साथ ये आदेश था कि हम मिशन वंदे मातरम को किसी संस्था का नाम नहीं देंगे, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं देंगे, कोई संगठन का नाम नहीं, कोई एनजीओ का नाम नहीं। ये केवल एक विचार है, इस विचार को गांव गांव और हर दिल के अंदर प्रभावित करना है। मिशन वंदे मातरम की जोत हर हिंदुस्तानी दिल में जलानी है। तो क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह मंच के माध्यम से पहली जो हमारी विज्ञप्ति लगी थी 4 जुलाई 2004 को, हमने जब घोषणा की कि 12 बजे आज पुतला फूका जाएगा, पूरे शहर में हड़कंप मच गया। उस हड़कंप के अंदर जितनी शहर की पुलिस फोर्स थी, कई थानों की, उस वक्त जो वहाँ के सहारनपुर के सांसद थे, उन्होंने उसी चौक पे लगा दी हमें रुकवाने के लिए कि वंदे मातरम विरोधी का पुतला ना फूक पाए। पूरा घेरा डाल दिया। जिस घर के अंदर हमने पुतला रखा था उस घर को पूरा उन्होंने सील कर दिया। अमरजीत साई उस समय यहाँ के सीईओ थे और कई अन्य आसपास के थाने की कोतवाली फोर्स थी। जब हम राइट टाइम 12 बजे आसपास पहुंचने लगे, काफी युवा आने लगे, तो पुलिस ने पुतला जिस कमरे में रखा था हमने निकालने लगे, पुतले को छील के टुकड़े टुकड़े कर दिया और युवाओं पे लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज की सूचना जैसे ही वहाँ उस वक्त चांद सी बात नया नया आज तक चैनल चला था, उस आज तक के चैनल के न्यूज ने जब शाही से पूछा सीईओ से कि आप वर्तमान में जो ये इस चौक पे वंदे मातरम विरोधी का पुतला फूका जा रहा है, इस देश के अंदर भारत के प्राइम मिनिस्टर का, राष्ट्रपति का और राज्यपाल का, मुख्यमंत्री तक के पुतले फूके जाते हैं, क्या ये वर्तमान सांसद उन राष्ट्रीय नेताओं से बड़ा हो गया जिसका पुतला फूकने पर आप यहाँ लाठीचार्ज कर रहे हैं, इन युवाओं का दमन कर रहे हैं, इन पे अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं? तो आप ये किसके इशारे पे, किसके आदेश पे कर रहे हैं? तो अमरजीत शाही ने आदेश किया कि हमने ये जो कार्यकर्ता हमें आदेश, नाम नहीं बताया, कि गोलमोल बात करके एसएसपी का आदेश है। तो वहीं पत्रकारों ने तुरंत फोन किया एसएसपी को, क्या आपके आदेश पर आज वंदे मातरम विरोधी का पुतला फूकने वाले, शांति प्रिय अहिंसावाद पे आंदोलन करने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया? तो उन्होंने फोन काट दिया।
उसके बाद ऊपर उन्होंने यहाँ के डीआईजी को फोन किया तो डीआईजी ने भी इनकार कर दिया, मेरा कोई आदेश नहीं है। तो हड़कंप मचने की वजह से वहां पे जितनी पुलिस फोर्स थी और गांव देहात में जब सूचना पहुंची, पुलिस फोर्स वहां से भाग गई और युवाओं का हौसला और बढ़ा। अपने दोबारा हाथ से उसी पुतले को जोड़ा, उस पुतले को घसीटते हुए, मारते हुए, थूकते हुए भारत माता चौक पर लेकर आए। उस पुतले को पहले जलाया, फिर गड्ढा खोद के उसके अंदर दफनाया, उसका फातिया पड़ा और वहीं एक संकल्प हुआ, एक मिशन का जन्म हुआ, मिशन वंदे मातरम। गांव गांव गली गली उसे गुंजाने का, पहुंचाने का संकल्प लिया। उस पुतले की जो चिंगारी थी, सारे शहर के जितनी न्यूज मेकर थे, न्यूज अखबार थे, एक धुआंधार एक ऐसा प्रदर्शन हुआ कि पूरे देश की वो आवाज बन गया। सहारनपुर से निकली चिंगारी वंदे मातरम विरोध के पूरे देश के अंदर एक तूफान बन गया। हर गांव के अंदर, हर देश के, हर जिले के अंदर, उस वक्त हर शहर के अंदर वंदे मातरम विरोधी के पुतले फूके गए। तो हमें उस वक्त पता चला कि वंदे मातरम एक ऐसी चिंगारी का नाम है। इस वंदे मातरम से खेलने का मतलब है आप आग से खेल रहे हैं। कोई भी देशद्रोही गद्दार अगर वंदे मातरम का विरोध करेगा या वंदे मातरम को चुनौती देगा, वंदे मातरम का बहिष्कार करेगा, उसके खिलाफ जन आक्रोश भड़केगा। युवाओं के अंदर भगत सिंह का इनकलाब भड़केगा और भगत सिंह बनने का जज्बा पैदा होगा। और हमने उस मिशन को साक्षात किया। गांव गांव गली गली देशभक्ति कार्यक्रम रखवाए भगत सिंह के नाम से। एक शाम भगत सिंह के नाम, एक शाम भारत माँ के नाम, एक शाम शहीदों के नाम और माँ तुझे प्रणाम, एक शाम क्रांतिकारी वीरों के नाम। ऐसे सैकड़ों कार्यक्रम हमने गांव गांव, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दिए। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम थे जो भगत सिंह के जीवन से संबंधित उनके संघर्ष को मंच पर नाटक के रूप में दिखाते थे। छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ फौजी वर्दी पहन के युवाओं को जागरूक करते थे कि वर्तमान जो देश है ऐसी सरकार के अंडर में है जो भारत की संस्कृति को नष्ट करना चाहती है, भारत की विरासत को और शहीदों के सपने को नष्ट करना चाहती है। तो शहीदों के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा। इस सरकार के विरुद्ध जंग का ऐलान करना होगा और इस सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा। हमने भी संकल्प लिया था कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक सहारनपुर के वंदे मातरम विरोधी उस नेता का राजनीतिक सूर्यास्त नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं लगातार निरंतर संघर्ष करता रहा। कई मुकदमे लगे मेरे पे, जानलेवा हमले हुए, मुझे जेल भी जाना पड़ा, लेकिन मैं डरा नहीं, निराश नहीं हुआ, बिल्कुल अपने पद से भटका नहीं। बुलंद हौसलों के साथ लगातार निरंतर संघर्ष करता रहा और उसका परिणाम हुआ अगला जो नेक्स्ट चुनाव था। इस वंदे मातरम विरोधी ऐसे नेता जितने लोग जुड़े थे उन सबका राजनीतिक सूर्यास्त होगा, वो राजनीति से खत्म हो गए उस समय। तो इस मिशन वंदे मातरम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। हमने हजारों की संख्या के कार्यक्रम दिया बिना किसी से पैसे लिए, भूख प्यास से तड़पते हुए। सैकड़ों यात्राएं निकाली वंदे मातरम की, सैकड़ों रैलियां निकाली। गांव दर गांव जो एक गूंज उठी वो पूरे दिल्ली तक और लखनऊ तक पहुंची। उस गूंज का परिणाम हुआ कि आज देश भर के नहीं पूरी दुनिया के लोग मिशन वंदे मातरम को जानते हैं। अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, नीदरलैंड और पता नहीं कहाँ से बड़े बड़े अंग्रेज जर्नलिस्ट इस गौशाला के छोटे से प्रांगण में आते हैं। आज हमसे चर्चा करते हैं और मिशन वंदे मातरम को पूरी दुनिया की आवाज़ बनाने का प्रयास करते हैं। हमने जितने संघर्ष किए, निस्वार्थ भावना से किए, कोई लालच, कोई छल कपट नहीं लिया, किसी पार्टी संस्था का कोई पद हमने स्वीकार नहीं किया। हमने इंडिविजुअल गांव दर गांव जाके लोगों को जागरूक किया देश और धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, गौ माता की रक्षा के बारे में और शहीद भगत सिंह के जो सपने थे उन सपनों को पूरा कैसे किया जाए, उनके आदर्शों पर कैसे चला जाए, उनके पचिनों पर कैसे चला जाए। बहुत सारी गीत कविताओं के माध्यम से लोगों को बताया कि कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हो कल देशद्रोहियों से लड़ेंगे, कल आतंकवादियों से लड़ेंगे, कल गद्दारों से लड़ेंगे। अरे कल तुम्हारी आंखें ना खुली तो क्या करोगे, अरे कल तुम्हारी आंखें ना खुली तो क्या करोगे। एक ऐसा महान क्रांतिकारी हमारा आदर्श बना, इसके बारे में अक्सर बचपन से बोला करते थे कि हर शम्मा तुझसे रोशन, हर शम्मा तुझसे रोशन, ये शाम और सवेरा, हर लब की मुस्कुराहट में भगत सिंह आता रहेगा नाम तेरा, भगत सिंह आता रहेगा नाम तेरा। ना देखो रहा कि कोई अवतार आएगा, इस देश को बचाने कोई चमत्कार आएगा। खुद ही संभालो इस देश को यारो, तुम में से ही कोई भगत सिंह सरदार आएगा। वीर सुभाष चंद्रशेखर आजाद आएगा, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप आएगा, महाराणा प्रताप आएगा। आज इन्हीं की पचिनों में चलने का ये प्रताप है कि मैं आप लोगों के बीच में जीवित खड़ा हूं। मुझे लोग जिंदा शहीद कहते हैं भगत सिंह के पचिनों में चलने के कारण, सैकड़ों अनगिनत संघर्ष के कारण। इतने ज्यादा संघर्ष हो जाए कि सैकड़ों किताबें भी अगर लिखी जाएगी वो भी कम पड़ेंगी। मेरे जीवन पे इतनी घटनाएं घट चुकी हैं, हर रोज 8 से 10 घटना घटती थी। मुझे ये नहीं पता होता था कि मैं सुबह निकल रहा हूँ कि शाम को वापस भी आऊंगा या नहीं आऊंगा। जैसे भगत सिंह ने अपनी माता को संबोधित करते हुए बहुत सारे ऐसे शब्द कहे थे जो आज युवाओं के लिए प्रेरणा है। तो अपनी माँ को उन्होंने जेल से आखिरी बार मुलाकात में कहा था, माँ बुनियादी तौर पर मेरे अंदर भी जीने की ख्वाहिश है, लेकिन आज अगर मैं मौत के दर से जीने की इच्छा लेके आपके बीच में आ गया
तो आज जो क्रांति की ये ज्वाला पूरे देश के अंदर भड़क रही है, जो युवाओं के अंदर एक क्रांति की लो जल रही है, ये दिया जल रहा है, ये मध्यम पड़ जाएगा। इसलिए युवाओं के अंदर इस क्रांति की आवाज को, इस क्रांति की आग को और भड़काने के लिए मेरा हंसते हंसते मुस्कुराते हुए शहीद होना बहुत जरूरी है। ये बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बाल खड़े हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसी वक्त मैं ही भगत सिंह था और भगत सिंह के उन शब्दों को मैं ही इस वक्त दोहरा रहा हूं। भगत सिंह की आत्मा ऐसे एहसास हो रही है मेरे अंदर घुस रही है। और अक्सर लोग बोलते थे जब मैं जवानी के संघर्ष में था कि मेरे अंदर भगत सिंह की आत्मा घुस जाती है। मैं एक छोटा सा प्राणी, मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं, ना मेरे माता पिता और कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई राजनीतिक ताकत नहीं, कोई पॉलिटिकल ताकत नहीं, कोई मनी पावर नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड, कोई ताकत नहीं मेरे पास। लेकिन भगत सिंह के नाम की ताकत, भगत सिंह के आदर्शों की ताकत, भगत सिंह के विचारों की ताकत, वो मेरी एक ताकत बनी, मेरी ढाल बनी, मेरी प्रेरणा बनी। उसके बलबूते पर मैंने बड़े बड़े नेताओं के साथ संघर्ष किया, यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों से टकराव किया, कई बार गोलियां चली, आमने सामने चली, कसाईयों से भी, देशद्रोहियों से भी। और यहाँ की डीआईजी जो वर्तमान थे उसमें प्रशांत कुमार जी, एक बार इन्होंने भी मुझे मेहरबानी कांड के अंदर अपने सामने वज्रबान के साथ बड़ी मुश्किल से उन देशद्रोहियों से बचाया। ये वक्त उस वक्त मौजूद थे, उस घटना के गवाह थे। इस गौशाला में कई भाजपा के नेता गवाह थे और यहाँ की पुलिस भी गवाह। यहाँ भी इस जगह पे 6 बार गोली चली है मेरे ऊपर। बहुत बड़े बड़े लोग भागे, मैंने बैक साइड जाके उन कातिलों से उनके हथियार छीन के पुलिस के हवाले किए। लगभग 150 मुकदमे लग चुके हैं, 10 बार जेल जा चुका हूँ और लगभग 100 से ज्यादा बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। और लगभग 150 मुकदमे के साथ 100 से ज्यादा हमले और कम से कम 10 बार जेल जा चुका हूँ। तो लेकिन ये सारे जितनी भी घटनाएं थी, जितने भी मेरे साथ टकराव की घटनाएं थी, ये कभी मेरा हौसला डगमगा नहीं पाए, क्योंकि मैं बुलंद हौसले के साथ भगत सिंह को अपना आदर्श मानता हूँ। मैंने सीखा है कि मौत से न डर जवान, मौत ही तो जीत है, मृत्यु से महान तो इस जहां की रीत है, मृत्यु से महान तो इस जहां की रीत है। अरे कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा है। वो वक्त जब आएगा हम खुशी खुशी से अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए शहीद होंगे। यही हमारी दौलत है, यही हमारी ताकत है, यही हमारा सपना कि अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के लिए और अखंड भारत के निर्माण में हम हंसते हंसते अपने युवाओं को जागरूक करने के लिए शहादत को प्राप्त करें। यही मेरा सबसे बड़ा सपना है। भगत सिंह जी मेरे आदर्श हैं। इनके पच्चीनों में चलते हुए मैंने सैकड़ों हजारों कार्य किए, इसलिए समाज ने मुझे जूनियर भगत सिंह का नाम दिया। तो मैं सहज समाज की इस भावना को स्वीकार करते मैंने ये नाम स्वीकार किया। अब तक प्रयास किया कि मैं कोई भी जाने अनजाने भूलवश ऐसा कार्य ना करूं। मेरे साथ जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह का नाम जुड़ा हुआ है, इस नाम के साथ कोई धब्बा लगे, कोई कलंक लगे, मैं अपने आप को मार सकता हूं, मिटा सकता हूं, लेकिन इस पवित्र नाम के साथ कोई छेड़छाड़ या इस पे कोई लांछन या दाग लगने नहीं दूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस है। विजयकांत जी, तो सीधी सी बात यह है कि आप जो जूनियर भगत सिंह हो गए, लेकिन साथ साथ देखा जाए आपने अपने शरीर पे भी जो है वंदे मातरम, कहीं पे ये और कहीं पे वंदे मातरम मिशन के नाम से जूनियर भगत सिंह आपने नाम पे लिखवाया हुआ। और देखा जाए तो पिक्चरों में मैं देख रहा था कि आपने जो अपने ये बचपन से शौक था भगत सिंह को पाने का। आप दिखाएंगे पूरा, खोल मैंने दीजिए, भगत सिंह को पाने का पूरा प्रयास किया वो खोल दीजिएगा जरा। और लगभग पा लिया। भगत सिंह को पाने का मतलब कोई राजनीतिक पार्टी का नेता बनना नहीं है, कोई एमपी एमएलए मंत्री बनना नहीं है। इस पे लिखा है वंदे मातरम भगत सिंह लिखा हुआ। ये मेरी बैक साइड कमर पे भी लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, कमर पे भी, हथेलियों पे भी है, बाजू पे भी है, बॉर्डर पे सारा है जी। और पूरी बॉडी पे लिखवाने का प्रयास, वो पैसे नहीं थे तो पूरी बॉडी पे लिखवाने का प्रयास किया। छोटी उम्र थी, लगभग ऐसे 15 साल की उम्र थी। अभी सपना बाकी है उसके लिखवाने अभी सपना, लेकिन अब वो बॉडी अभी डॉक्टरी मेडिकल के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं करती। जो पूरी बॉडी पे वंदे मातरम भगत सिंह के सारे स्लोगन लिखवाने का सपना है, संकल्प है, इच्छा है। विजयकांत जी, एक चीज जानना चाहेंगे, आप अक्सर देखा जाता है जो लोग बाग जाए, कोई कुर्ता पजामा पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, कोई कोट पहनता है, लेकिन आप देखा जाए तो हमेशा या फौजी की वर्दी में दिखाई देते हैं या फौजी जैसे वर्दी में दिखाई देते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? भगत सिंह ने तो कभी जाए वर्दी नहीं पहनी है, साथ मैं अपनी बात रखूंगा, उन्होंने तो वर्दी नहीं पहनी थी। फौजी है जिंदगी मेरी, वर्दी ही कफन होगी। फौजी है जिंदगी मेरी, वर्दी ही कफन होगी। आजमा के देख लेना कभी भी, हाथों में बंदूक और हथेली पर जान होगी। मैं फौज में जाना चाहता था, मेरा बड़ा सपना था। मैं जब भी यहाँ भर्ती होती थी हमारे आस पास में फौज में जाने के लिए, तो परिवार बड़ा पुअर था, गरीब था, तो पूरी जानकारी थी नहीं। तो उनको लगता था कि बचपन से बड़ी अग्रेसिव विचारों का। सर 90 थी मैं देशभक्ति के लिए, और 84 से जब इंदिरा गांधी गोली लगी थी तब से मैं संघ की शाखा में जाना शुरू हो गया था। बहुत कुछ मैंने सीखा वहाँ पे संतों की शरण में रह के। तो मेरे परिवार को लगता था कि शायद मैं अग्रेसिव हूँ, अगर मैं बॉर्डर पर चला गया बहुत जल्दी शहीद हो जाऊँगा और परिवार से विमुक्त हो जाऊँगा, परिवार से दूर हो जाऊँगा। तो इसलिए मुझे शादी से पहले ही, मतलब शादी ना हो मेरी, मैंने शादी अपनी मर्जी से की और शादी कराने का बड़ा परिवार ने प्रयास किया। तो शादी के साथ उन्होंने सेना में जाने से रोकने के लिए हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया। तो कभी कहते मम्मी की तबीयत खराब है, कोई परिवार में कोई इमरजेंसी हुई तो वहाँ जाना।
तो मैं बॉर्डर पे जाने की बजाय फौज में भर्ती नहीं हो पाया, बॉर्डर पे नहीं जा पाया। तो लेकिन मेरे अंदर फौज के विचार थे। मैंने परिवार से कहा आपने मुझे बॉर्डर पे जाने से रोक दिया, सैनिक बनने से रोक दिया, लेकिन मेरे अंदर जो फौज के विचार हैं, देशभक्ति के जो विचार हैं, भगत सिंह के जो विचार हैं, उसे आप कैसे छीन सकते हैं। मैं उसी दिन संकल्प लिया कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा फौजी वर्दी में रहूंगा। मैंने स्वयं ही इस वर्दी को कफन समझ के पहन लिया और अपना स्लोगन खुद बनाया, खुद लिखा कि फौजी है जिंदगी मेरी, वर्दी ही कफन होगी। आजमा के देख लेना कभी भी, हाथों में बंदूक और हथेली में जान होगी। देश के सैनिकों को बॉर्डर पे जब वो सेवा करते हैं भारत माँ की, उन्हें सैलरी, मेडल और सम्मान मिलता है, पद्मश्री और पता नहीं कितने अवार्ड मिलते हैं। लेकिन हमारी लाइन में उल्टा है, हमें गाली, गोली, मुकदमे और जेल मिलते हैं और कई सैकड़ों हजारों लोगों की बददुआएं मिलते हैं। हम उन बददुआओं को, गालियों को शहर से स्वीकार करते हैं, मुस्कुरा के स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया कि अपनों से जब ठेस कभी लग जाती है तो अपनी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। अपनों से जब ठेस कभी लग जाती है तो अपनी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। जितनी गालियां बढ़ती हैं, जितनी बददुआ मिलते हैं, हर गाली और बददुआ के बाद हमारा अंदर से जो एक नेचुरल गॉड गिफ्टेड आवाज़ है वो और बुलंद हो जाती है और आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है और हमें सपना दिखाती है। देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्या लगता है कि भगत सिंह के सपनों का आज देश बन पाया है, जिसके लिए उन्होंने नहीं बन पाया, उसी के लिए अभी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। एक यही सरकार आती है, नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, ये केवल दो इस भारत माँ के लाल सच्चे राष्ट्रभक्त सेवक हैं जो भगत सिंह के सपने का भारत बना सकते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है, मैं जिस लाल चौक पे तिरंगा लहराने गया था, कल तक वहाँ लाल चौक पे तिरंगा लहराने की और वंदे मातरम बाकी बात करने पर गोली मार दी जाती थी। आज लाल चौक पे जब मैं गया, मेरा सीना चौड़ा हो गया। लाल चौक के श्रीनगर के अंदर जिस जगह हमारा कार्यक्रम था, लाल डेड लिटरेरी 2026 अवार्ड था, जो कश्मीर की मदर ऑफ कश्मीर है, उसके बारे में कश्मीर का कोई बंदा जानता नहीं है। उसके नाम से जब किताब का विमोचन कार्यक्रम हुआ, मुझे वहां बुलाया गया। वहाँ के राज्यपाल और वहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और लोकल सैकड़ों समाजसेवी के बीच में मुझे ऐतिहासिक लाल डेड लिटरेरी 2026 अवार्ड दिया गया। उस अवार्ड को देने से पूर्व वहाँ के राज्यपाल के सामने और कई समाजसेवी के सामने भारत के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का एक साथ सामूहिक गान हुआ, जो नेचुरल ओरिजिनल राष्ट्रगीत था। उस पूरे राष्ट्रगान के दौरान सारे लोग, जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई थे, सबने खड़े होकर राष्ट्रगीत का सम्मान किया। कल तक कोई राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की अब बात भी नहीं कर सकता। आज संसद के अंदर भी कल और परसों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का एक शान संबोधन हुआ, हमारा सीना चौड़ा हो गया। तो ये राष्ट्रवादी सरकार है जिन्होंने अखंड भारत का सपना पूरे देश को दिखाया और इसी देश के पीएम ने भी सन 92 में कश्मीर के अंदर तिरंगा लहराया, उस चुनौती को स्वीकार किया था। तो ये देशभक्त लोग जो अपनी जान हथेली भी लेके लगातार आतंकवादियों से टकरा रहे हैं, विश्व की ऐसी व्यवस्था से टकरा रहे हैं जिन्होंने आज तक किसी भी देश को अपने दम पर समर्थ नहीं बनने दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के अंदर देश के हर आदमी से आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं और ये देश को संदेश है कि अब भारत बहुत तेजी से अखंड भारत की ओर बढ़ रहा है, नशा मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है और शहीद भगत सिंह के सपने का नशा, भ्रष्टाचार, आतंकवाद मुक्त भारत बनने की ओर बढ़ रहा है। भारत की सैन्य शक्ति आज पूरी दुनिया के अंदर मिसाल है, अपनी एक से एक प्रेरणादायी ऐतिहासिक ऐसी घटना को अंजाम दे रही है। पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसके अंदर भारत ने दिखाया कि भारत अब मनमोहन सिंह की तरह मजबूर नहीं है, बल्कि मोदी की तरह मजबूत है, जो घर में घुस के मारता है और दुश्मन को घर से निकाल के पताल से खोद के मारता है। तो अब कोई भी देश भारत के विमुख अगर आंख उठा के बात करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने की भारत क्षमता रखता है, ताकत रखता है। ऐतराज क्या है वंदे मातरम से? लोग वंदे मातरम का नहीं, किसी को कोई मुसलमान भी इसका विरोध नहीं करना चाहता, केवल कुछ मुल्ला मौलवी जो मदरसे की पैदाइश है, सैकड़ों मुल्ला मौलवी इस देश के अंदर है जो वंदे मातरम के विरुद्ध आम मुस्लिम को भड़काते हैं। कारण क्या है उसका? कारण है कि जब तक मुस्लिम अनपढ़ रहेगा तब तक वो इनका गुलाम रहेगा। अगर वो देशभक्ति से जुड़ गया, अब्दुल कलाम बन गया, वीर अब्दुल हमीद बन गया और अशफाकुल्ला खान बन गया, तो वो किसी मुल्ला मौलवी की बात नहीं सुनेगा। वो भारत माँ की जय बोलते हुए, वंदे मातरम बोलते हुए इस देश के लिए शहीद होने का संकल्प लेकर बॉर्डर पे लड़ने मरने को तैयार होगा। तो यही मुल्ला मौलवी नहीं चाहते। ये मुल्ला मौलवी चाहते कि भारत का मुसलमान उनका गुलाम बनकर एक हलाला के लिए उन्हें प्रेरित करता रहे, अपनी बहू बेटियों को हलाला के लिए मुल्ला मौलवियों को सौंपता रहे। इसलिए वो परेशान है कि अगर भारत का मुसलमान देशभक्त बन गया, वंदे मातरम प्रेमी बन गया, भारत माँ का सेवक बन गया, तो वो इन मुल्लाओं को हलाला के लिए जो बहन बेटियां मिलती है वो मिलना बंद हो जाएंगी। और इसके अलावा देश के अंदर जो आतंकवाद की जगह विदेशी पैसे के दम पर बढ़ रही हैं, जोर शोर के पैसे बढ़ रही हैं, और भारत के अंदर अराजनीतिक अशांति फैलाने के लिए जो इनके लोग गुलाम, इनके चमचे बन के केवल 500 रुपए के लिए पत्थर मार के भारत की सेना को चुनौती देते हैं, ललकारते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं, ऐसे युवा इन्हें मिलने बंद हो जाएंगे। तो विदेशों से जो अरबों खरबों की फंडिंग आती है वो इन्हें मिलनी बंद हो जाएगी। सीधा सा सवाल है, अगर भारत का आज की डेट में कोई बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है तो वो भगत सिंह
चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस बनता है। अगर कोई मदरसे में जाता है तो वो पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद, MBBS करने के बावजूद वो लादेन जैसा आतंकवादी बनता है, बुरहान वानी बनता है, अफजल गुरु बनता है और उमर खालिद बनता है, अजमल कसाब बनता है। तो सीधा संदेश है, ये लड़ाई एक युद्ध है पूरी दुनिया के अंदर, केवल इस विचारधारा के अंदर लड़ाई। इसलिए कोई भी देश पूरी वर्ल्ड का आज की डेट में चैन से सो नहीं पा रहा, केवल एक विचारधारा के कारण। वो विचारधारा कहाँ से आती है आप सब जानते हैं। वो विचारधारा वंदे मातरम विरोध के लिए प्रेरित करती है। वो विचारधारा गौ माता की हत्या के लिए, गौ माता का खून पीने के लिए इनको प्रेरित करती है। वो विचारधारा बहन बेटियों के बलात्कार के लिए इन्हें प्रेरित करती है। वो विचारधारा भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्हें अपने माँ बाप का नाम भी ढंग से नहीं पता, वो इनके कहने पर बम बांट के बॉर्डर पे और हमारे सैनिकों से फटने का प्रयास करते हैं। तो मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, अगर फटने से आपको जन्नत मिलती है, अगर फटने से आपको जन्नत मिलती है, तो जितने भी इस तरह के गद्दार देशद्रोही हैं वो बम बांध के एक बार में फट जाओ, आपको जन्नत मिल जाएगी और भारत के लोगों को शांति मिल जाएगी। तो क्यों इतनी वजह से आप बेमतलब युवाओं को गुमराह करते हैं जन्नत के नाम पे, और जन्नत की हुरों के नाम पे सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोगों को आप बर्बाद कर रहे हैं, उनका जीवन खराब कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा पाप कर रहे हैं। तो आज अगर हमारे बीच में शहीद आजम भगत सिंह होते या वो और बलिदानी होते, तो आज का देश उस मोमेंट में होता जिस मोमेंट में आ जाए, या उनका जो सपना है क्या वो साकार हो जाता? क्या आपने कहा कि वो सपना साकार नहीं हुआ, उसकी वजह क्या मानते हैं? मैं बता रहा हूँ, वर्तमान में जो हमारी कांग्रेस सरकार इस देश के अंदर रही, इस कांग्रेस सरकार ने युवाओं को भ्रमित करने के लिए भारत के अंदर ऐसा इतिहास लिखवाया, क्योंकि भारत देश के पहले 5 शिक्षा मंत्री मुस्लिम थे और पहला शिक्षा मंत्री हमारे भारत देश का अफगानिस्तान का नागरिक था। वो अंगूठा छापता, भारत की हिंदी नहीं जानता था। ऐसे व्यक्ति को भारत का शिक्षा मंत्री बना के उन्होंने सबसे पहला काम यही कहा कि भारत के महापुरुष थे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और सैकड़ों ऐसे असंख्य बलिदानी वीर, महारानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती और अपने शिवाजी महाराज, इनका जो संघर्षवादी इतिहास था उसको हमारी किताबों से छुपा दिया गया। हमारे देश के अंदर सोतेला व्यवहार करते हुए हम लोग, एक बहुसंख्यक भारत का वर्ग, अपने ही महापुरुषों का इतिहास नहीं पढ़ता। हमें रामायण, गीता, महाभारत पढ़ने से वंचित रखा गया। किस लिए? क्योंकि हम अपने इतिहास को अगर पढ़ेंगे तो हमारे अंदर वीरता का भाव पैदा होगा, हम देशभक्त बनेंगे, क्रांतिकारी बनेंगे, योद्धा बनेंगे। इन्होंने क्या किया? जो देश के बंटवारे के दोषी थे, जिन्ना जैसे लोग, इनके चमचे गुलामों को आगे रखे 5 शिक्षा मंत्री के माध्यम से औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, बाबर जैसे लुटेरों को, जिन्होंने असंख्य मंदिर तोड़े, बहन बेटियों का लाखों की संख्या में बलात्कार किया और अपनी मंडियों में नीलाम किया। दुख तेरे हिंदुस्तान दिनारे मीनारे 2 दिनार, इस तरह के नारे लगवाए और गौ माता की हत्या के लिए जो प्रेरित करने वाले थे, जिन्होंने लाखों गायें कटवाई। ऐसे देशद्रोही, लुटेरे, गद्दार, सनातन विरोधी जो हिंदुओं का समूल नाश करना चाहते थे, सर्वनाश करना चाहते थे, नरसंहार करना चाहते थे, ऐसे लोगों को हमारी किताबों के अंदर महापुरुष बना के पेश किया, जिससे हमारे बच्चे आज अपने ओरिजिनल इतिहास से वंचित हो गए, अपने वीरों की गाथाएं पढ़ नहीं पाए। उसी का कारण है जो कॉकरोच जैसे लोग पैदा हो रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां ये कहती है मुझे ब्राह्मण होने में शर्म है, मुझे राजपूत होने में शर्म है, मुझे अपना क्या कहते हैं क्षत्रिय होने में शर्म है। ऐसी लड़कियां वो इसीलिए जब वो हॉस्टल में पढ़ने जाती है, हॉस्टल में कॉकरोच जैसे लोगों को विदेशी जॉर्ज सोरोस की फंडिंग मिलती है, उस फंडिंग के माध्यम से वो हॉस्टलों के अंदर हमारी बहन बेटियों को, हमारे बेटों को, युवाओं को नशे का आदी बनाते हैं। नशे का आदी बना के छोटी मोटी उनकी जरूरत पूरी करते हैं, फिर उन्हें योजनाबद्ध तरीके से घेर के अपने महापुरुषों के खिलाफ भड़का जाता है, उनकी गलत जानकारी दिए थे, किताबों के अंदर मिलावटी इतिहास बना दिया ताकि हमारे देश के लोग अपने देश को जान ना सके, अपने महापुरुषों को जान ना सके। उन महापुरुषों का इतिहास ना पढ़ने की वजह से आज हमारे युवा अपने पथ से भटके में और शहीदों के सपने का भारत बनाने में अभी कुछ समय दूर है। उस समय और लगा जो आज सरकार, जिन्होंने जैसे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, हमारी आज जो नई किताबें छपी हैं, उन नई किताबों में हमारे महापुरुषों को सम्मान दिया गया और देशद्रोहियों को, लुटेरों को उसमें अपमानित करते हुए उनके सिलेबस लगा गया। अब देश को नया इतिहास मिलेगा, ये बीज अब बोया गया है। आने वाले कुछ सालों में, 15-10 सालों में हमारी युवा पीढ़ी को अपना नया देश का इतिहास पढ़ने को मिलेगा और अपनी वीरता की गाथाएं पढ़ने को मिलेगा। अब वो शौर्य के साथ हर देशद्रोही गद्दार का, सैकड़ों लोगों का विरोध करेंगे, खुल के सड़कों पे आएंगे और एक अखंड भारत के निर्माण का, भगत सिंह के सपने का, शहीदों के सपने का, समस्त क्रांतिकारी वीरों के सपने का, नशा मुक्त, अपराध मुक्त भारत बनेगा, जो भेदभाव रहित होगा, जो भाषावाद रहित होगा, क्षेत्रवाद मुक्त होगा और हर तरह के बुराई से, विवाद से मुक्त होगा। बहुत जल्दी वो सपना पूरा होगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मान लिया आप अनुज जी हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है? श्री लेखराज सिंह। श्री लेखराज सिंह। श्री लेखराज जी को कोई ये कहे कि आपके लेखराज पिताजी इस देश के अंदर देशद्रोही थे, गद्दार थे, शराबी थे या याश थे, आप अपने पिता का नाम मंच पे खुल के ले पाएंगे? आपको शर्म आएगी ना। यही वो चाहते हैं कि भारत का बच्चा शर्मसार हो जाए, निराश हो जाए, अपने महापुरुषों की जानकारी ना होने के अभाव में वो शर्मिंदा रहे और हमेशा शर्म से डूबा रहे, आंख उठा के बात ना करके। अगर आपके पिताजी
का आपको ये बता दिया कि आपके पिताजी महाराणा प्रताप के वंशज थे, जिन्होंने एक तलवार में घोड़े सहित बेलोल खान को बीच में चीर दिया, दो फाड़ कर दिया। तो ये वीरता की गाथा, जब बोलते हैं हमारे बाल खड़े होते हैं। हम अगर बोलते हुए इतना उत्साहित हो रहे हैं, तो अगर बच्चों को बचपन से कविता की इस गाथाएं सुनाई जाएंगी वीरों की, तो सोचो कितना बड़ा बदलाव होगा, कितनी बड़ी योजना बनेगी, कितना बड़ा भारत के अंदर एक योद्धाओं का निर्माण होगा। ये देश वीरों का, वीरांगनाओं का रहा है, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण दिए, मौत के सामने डट के खड़े हुए, मौत से कभी डरे नहीं, भय कर दिया, मतलब मौत के अंदर भी भय पैदा कर दिया, जो भय मुक्त रहे, निर्भय थे। ऐसे बालकों को, ऐसे युवाओं को आज देश के अंदर जॉर्ज सोरोस के पैसे में चाइना और पाकिस्तान के पलने वाले मदरसे, और इस देश के अंदर जो हमारे लिबरल, जो इस तरह के बुद्धिजीवी हैं, वो गुमराह करके अपने निजी स्वार्थ के लिए भारत के अंदर तोड़फोड़ की राजनीति करे और हिंदुओं के अंदर बंटवारा करने पर जातिवाद का जहर बोल रहे हैं। भारत में कोई जातिवाद कभी नहीं था। इन्हीं लिबरलों ने आज़ादी के बाद फर्जी किताबें छाप के भारत में जहर घोलने का प्रयास किया। अभी कांवड़ यात्रा आपके सामने गवाह है, कांवड़ यात्रा में सब भोले थे, किसी ने किसी की कोई जाति नहीं पूछी। महाकुंभ लगा, करोड़ों लोगों ने स्नान किया, इसी में 5 करोड़ लोगों ने, किसी ने किसी की जाति पूछी। तो योजनाबद्ध तरीके से हमारे ही लोगों ने, नेताओं ने भारत के अंदर कभी चाहा ही नहीं कि हिंदू राष्ट्र निर्माण हो, गोहत्या मुक्त भारत हो। इन्होंने इसी वजह से हर गली को, हर चौक चौराहे जातिवाद में बांट के भाई को भाई से लड़वा दिया, किराएदार मकान मकान से लड़वा दिया, दोस्त को दोस्त से लड़वा दिया। जातिवाद का इतना जहर गली गली इन्होंने घोलने का प्रयास किया कि जिससे भारत एक ना हो, अखंड ना हो, हिंदू एक ना हो और ये सनातन एक ना हो। आप शादी ब्याह में जाते हैं, आपने कभी देखा है शादी ब्याह में जितना काम होता है, जितने जो खाना बनाते हैं, वो कौन लोग बनाते हैं? हमारे परिवार में सैकड़ों के कार्यक्रम होते हैं। होटलों में जो आज काम चल रहा है, कौन लोग बनाए? कहीं कोई जातिवाद भेज दिया। अब जबरदस्ती जातिवाद फैलाया जा रहा है। जातिवाद हम सब लोग मिलकर रहना चाहते हैं। भारत के जितने लोग हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, सब एक थाली में खाना खाना चाहते हैं, मिलकर रहते हैं। लेकिन हमारे कुछ नेता ऐसे, कुछ आसपास जातिवादी नेता, वो ऐसे लोगों को पैसा देके कई अगर घटना कर दी है, दलित बनाम ब्राह्मण की, दलित बनाम राजपूत की, दलित बनाम गुज्जर की, तो मामले को पूरा हाईलाइट कर देंगे। लेकिन हर रोज चारों दिशाओं में हजारों घटनाएं मुसलमानों के द्वारा दलित भाई का साथ हो रही हैं, उसमें कोई आसपास का नेता चिल्लाता नहीं, कोई इनका नेता बोलता नहीं है। गोपाल मंडल ने भी जो गलती की थी, वही गलती आज भारत नेता कर रहे हैं। गोपाल मंडल एक ऐसा नेता था जो भारत के करोड़ों दलितों को भारत से झूठ बोल के, यहाँ के युवा, महिलाओं से, बच्चों से और माताओं से और हमारे बेटों को झूठ बोल के पाकिस्तान में ले गए, पाकिस्तान रुकने के लिए मजबूर किया, और पाकिस्तान के पहले वो कानून मंत्री बने। और बहुत सारे उन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर भारत के लोगों के साथ गद्दारी की, और लगभग कुछ समय बाद ही डर के मारे अपनी मौत की भीख मांगते वहां से कानून मंत्री पद से इस्तीफा देके भारत में भाग गए। आज तो कोई बताता कि देखो गोपाल मंडल क्यों पाकिस्तान रुका, फिर भाग के अपनी मौत की भीख मांगे भारत में अज्ञात रूप से क्यों मरा, पूछता है कोई? तो इसका जवाब कौन देगा? मैं चाहता हूं देश की जनता से जागरूक होइए। भारत के अंदर जो इस प्रकार के नैरेटिव फैलाने वाले, एक तरफा विचारधारा फैलाने वाले, जो भारत विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, जातिवाद का जहर घोलते हैं, भारत माँ को टाइम कहते हैं, वंदे मातरम का विरोध करते हैं, राष्ट्रध्वज तिरंगे का अपमान करते हैं, जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, और भारत के अंदर हर रोज कहीं ना कहीं बम विस्फोट में वो लिप्त है। और जो आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार, बलात्कारी, मंदिर तोड़ने वाले भारत के दुश्मन हैं, वो इनके लिए गाजी हैं। उन गाजियों को जमानत देने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक अपने वकील खड़े करते हैं फ्री में, कपिल सिब्बल जैसे, जिसके बाद 2 वक्त की रोटी नहीं है, तन पे पहनने का कपड़ा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को ये लाखों रुपए की राइफल खरीद देते हैं, नक्सली बनाते हैं, माओवादी बनाते हैं, और हिंदुओं को मारने के लिए, सनातन को मारने के लिए, माओवादी हमारे आदिवासियों को मारने के लिए संघर्ष करते हैं, वहां पे गोलियां चलाते हैं, सैकड़ों हजारों को मार के सुप्रीम कोर्ट में वकील फिर उन्हें गाजी बना के पेश कर उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। तो इसका दोषी कौन है, हमें सोचना चाहिए इस बारे में। भारत के अंदर चारों दिशाओं में जातिवाद का और ईसाइयत का, ईसाई मिशनरियों ने जो जॉर्ज सोरोस का FCR के माध्यम से भारत में पैसा आता है, उन्होंने उसके माध्यम से करोड़ खरबों की फंडिंग दे। गरीब, बेसहारा, मजबूर लोग जो मजबूर है, उनके पास रोटी खाने को नहीं है, दवाई नहीं है, ऐसे लोगों की मजबूरी, गरीबी और बीमारी का फायदा उठा के उन्हें लालच देके ईसाई बना के भारत से अलग करने का प्रयास करते हैं। उन्हें फिर तिरंगे का अपमान करना सिखाते हैं, फिर ऐसे जंतर मंत्र में लाके भारत की जो राष्ट्रीय विरासत है, धरोहर, उसके खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। थोड़ी सी रोटी दी, थोड़ी सी दवाई दी, उसके बाद उन्हें अपने धर्म से कन्वर्ट कर दिया, देशद्रोही बना दिया। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध भारत के तमाम राजनेताओं को, भारत की जनता को, हमारे साधु संतों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे युवाओं को एकजुट होके, मतभेद और मनभेद भुला के राष्ट्र हित में एकजुट होकर इन बुराइयों का विरोध करना चाहिए। तभी भारत बचेगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, अखंड भारत बनेगा और अमेरिका से भी आगे जाएगा। ऐ शहीदे मुल्को मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार। ऐ शहीदे मुल्को मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार। अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना
बाजी एक कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना एक बार फिर लेकर आएंगे। मिटाने आए हैं जो हमको वो खुद ही मिट जाएंगे, मिटाने आए हैं जो हमको वो खुद ही मिट जाएंगे। है अगर वो तालिबानी, है अगर वो तालिबानी, तो हम भी है हिंदुस्तानी, खून खून है हमारा, नहीं बहता है कोई पानी। सरफरोशी की तमन्ना फिर से जगाओ दोस्तों, देश को अपने जरा ऊंचा उठाओ दोस्तों। मातरम वंदे कहा, मातरम वंदे कहा और हंस के रस्सी चूम ली, मातरम वंदे कहा और हंस के रस्सी चूम ली। दास्ता उन शहीदों की घर घर गुंजाओ दोस्तों, दास्ता उन शहीदों की घर घर गुंजाओ दोस्तों। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो। दुश्मने हिंदुस्तान के दिलों में डर पैदा करो, दुश्मने हिंदुस्तान के दिलों में डर पैदा करो। अरे फूंक दो, बर्बाद कर दो आशिया देशद्रोही गद्दार का। उठो हिंद के वीरों, एक बार फिर से इनकलाब पैदा करो, एक बार फिर से इनकलाब पैदा करो। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा, वतन पर मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। आई लव यू भगत सिंह, आई लव यू भगत सिंह, आई लव यू भगत सिंह, आई सैल्यूट यू भगत सिंह, आई सैल्यूट यू भगत सिंह। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा भगत सिंह तेरा नाम रहेगा। हर शम्मा तुझसे रोशन, हर शम्मा तुझसे रोशन, ये शाम और सवेरा, हर लब की मुस्कुराहट में भगत सिंह आता रहेगा नाम तेरा, भगत सिंह आता रहेगा नाम तेरा, रहेगा नाम तेरा। आपने वो भी तब जब देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जूनियर भगत सिंह और विजयकांत चौहान को सुना और वास्तव में इन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से भगत सिंह के रूप में जीने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगत सिंह के सपनों का भारत बनने जा रहा है। उसके लिए मोदी जी, योगी जी पूरी तरह से प्रयास रहते हैं। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि बच्चों को अगर आगे आपको मजबूती से बनाना होगा, योद्धा बनाना होगा, तो अपने इतिहास की ओर लौटना होगा, बच्चों को इतिहास पढ़ाना होगा। आपने बात की, चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। वह देखो दूर खड़ी मंजिल इंग्लिश से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। जब दिया बुझने लगता है तो उसकी लोग बड़ी जोर से फड़फड़ाती है। ऐसे ही भारत देश के गद्दार देशद्रोही विपक्ष अंतिम सांसें गिन रहे हैं भारत के अंदर, क्योंकि एक अखंड मजबूत सरकार भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए बड़ी तेजी से सारी घटनाओं को, सारी मुसीबतों को, सारे कष्टों को, सारे संघर्षों को देखते हुए आगे बढ़ रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री एक संत हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संत हैं। ऐसे संतों की वजह से भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में दिन रात चौगुनी बढ़ रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर इन दोनों महापुरुषों को शक्ति देना जो देश के गद्दार देशद्रोही इन्हें डगमगाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके सामने ये टिके नहीं, इनके सामने ये झुके नहीं और रुके नहीं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी अंतिम सांस तक लगे रहे और इनको लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य हो। इनके सपने का भारत अवश्य बने। अगर इनके सपने का भारत बनेगा तो भगत सिंह के सपने का भारत बनेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और भारत को आज वर्तमान में पूरी विश्व के सामने अगर कोई चुनौती देने के लिए लायक बना सकता है तो केवल योगी और मोदी का नेतृत्व बना सकता है, अमित शाह का नेतृत्व बना सकता है। मैं पुनः प्रार्थना करता हूं, भारत देश अखंड होगा, मेरा ये संकल्प है, मुझे विश्वास है इसी सरकार में होगा। और भारत नशा मुक्त होगा, भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा, भारत आतंकवाद मुक्त बनेगा और भारत जातिवाद मुक्त होगा, बहुत जल्द बनेगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, रहा कुर्बानियों की ना तू वीरान हो, रहा कुर्बानियों की ना तू वीरान हो। भगत सिंह के सपने का अवश्य भारत बनेगा, एक दिन बनेगा। तो इससे बिल्कुल चिंता मुक्त हो गए, एक भारत महान के लिए अपने आप को ठान ले, कुर्बान कर दे। और जब तक कुर्बानी की भावना मन में नहीं आएगी तो आपका कोई संकल्प पूरा नहीं होगा। आपके संकल्प को पूरा करने के लिए इन जैसे महान बलिदानी वीरों ने अपने परिवार का त्याग किया, घर से दूर रहे। और इनका जो सबसे बड़ा देश के लिए एक क्रांतिकारी कदम था, जब ये बचपन में अपने खेत के अंदर बंदूकें बो रहे थे, इनके पिताजी ने कहा कि बेटा तू ये क्या कर रहा है, ये बंदूक जमीन में क्यों बो रहा है। इन्होंने गर्व से कहा, पिताजी
मैं ये बंदूकें इसलिए बोल रहा हूं, जब ये बंदूकों का पेट भरा होगा तो भारत के अंदर बंदूकों के पेट से मैं बंदूकें तोड़ के इन गोरे अंग्रेजों को मारूंगा और इनके खिलाफ एक जंग का ऐलान करूंगा, युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित करूंगा। तो मैं उन चीज से बड़ा प्रभावित था। इनके नाम थी, मैंने कविता लिखी थी कि जिसे लूटते शौक से नेता, जिसे लूटते शौक से नेता, एक वक्त उसको खून तलक पिलाया गया है। रो रही है खून के आंसू भारत मां, इन शहीदों की कुर्बानियों को भुला दिया गया है। कोई चारा, कोई कफन, कोई हथियार खा रहा है। आतंकवादियों से ज्यादा देश इन भ्रष्ट नेताओं से घबरा रहा है। एक अजीब सा माहौल बना दिया गया है, लगता है जैसे शांति को जला दिया गया है। रो रही है खून के आंसू भारत मां और उन शहीदों की कुर्बानियों को भुला दिया गया है। बस अब और नहीं, गोरे अंग्रेजों की तरह इस बहरे विपक्षी गद्दार नेताओं के भी कान खोलने होंगे। असेंबली में बम गिरा के नहीं, इस जनता में क्रांति के बम गिराने होंगे। अरे जब वो लहू बहा गए उन गोरों के राज में, तो हम क्यों ना लड़े इन बहरे नेताओं से अपने ही राज में? तो हम क्यों ना लड़े इन बहरे नेताओं से अपने ही राज में? ये वंदे मातरम का शब्द लहू में तूफान ला देगा। ये वंदे मातरम का शब्द लहू में तूफान ला देगा। बस कुछ दिन और, ये हर हिंदुस्तानी दिल में देश प्रेम का अंगार जगा देगा। बस कुछ दिन और, ये हर हिंदुस्तानी दिल में देश प्रेम का अंगार जगा देगा। ये वंदे मातरम का शब्द लहू में तूफान ला देगा। बस कुछ दिन और, ये हर देशभक्त युवाओं को देशद्रोही गद्दारों की छातियों में गोलियां मारने के लिए उत्तेजित, प्रेरित, आंदोलित कर देगा। ये वंदे मातरम का शब्द लहू में तूफान ला देगा। ये वंदे मातरम का शब्द लहू में तूफान ला देगा। लहू में तूफान ला देगा। लहू में तूफान ला देगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे। भगत सिंह अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा भगत सिंह तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा भगत सिंह तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।